नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि हमारा बाल विकास से संबंधित जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए थे उनको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और उसी कड़ी में हम लोगों ने अभी तक सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद में हमने पढ़ा था एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, और आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कोहलबर्ग का बाल विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बालक के डेवलपमेंट को लेकर के कौन सा सिद्धांत दिया था उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, कोहलबर्ग ने बालक के विकास का या बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, नैतिक बाल विकास के नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अब हमें यहाँ पे एक बड़ा कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन क्या है कि जनरली एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एचटेट में, हरियाणा टेट में। एचटेट में क्या क्वेश्चन आया था कि बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। अब इसके ऑप्शन देखेंगे हम लोग पहले, फिर कंफ्यूजन दूर होगा। क्वेश्चन ये है, हमारे ऑप्शन थे, ए में था जीन पियाजे, बी में था कोहलबर्ग, सी में था ए व बी दोनों, और डी में था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या था कि बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। हमने आज तक यही पढ़ा है कि कोहलबर्ग ने बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। हम लोगों ने जनरली विभिन्न पुस्तकों में, विभिन्न गाइडों में आज तक हमने यही पढ़ा है कि कोहलबर्ग ने बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और हम लोगों ने बिना कुछ सोचे हुए किस पे टिक लगा दिया? बी पे टिक लगा दिया। आप लोग गलत नहीं हो यहाँ पे, परंतु अब अगर इस तरह का कुछ ऑप्शन आता है जिसमें जीन पियाजे भी दे रखा हो, कोहलबर्ग भी दे रखा हो, और एक ऑप्शन में ऐसा दे रखा हो ए व बी दोनों, तो हमें कंफर्म याद रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे अपने जो पूर्व नॉलेज है, जो हमारा प्री नॉलेज है, उसको थोड़ा सा अपडेट करना है हमें। और हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर कुछ इस तरह का ऑप्शन हो तो हमें टिक करना है, ए व बी दोनों पर टिक करना है हमें। क्यों टिक करना है? क्योंकि हमें ये पता है कि नैतिक विकास का जो मुख्य सिद्धांत है वो तो दिया था कोहलबर्ग ने। बालक के नैतिक विकास का जो मुख्य सिद्धांत है वो किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। परंतु नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने भी दिया था, जिन्होंने बालक के नैतिक विकास की दो अवस्थाएं बताई थी, आश्रित अवस्था और स्वायत्त अवस्था। जब हम लोग जीन पियाजे पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जीन पियाजे ने भी बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और कोहलबर्ग ने भी बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। मुख्य रूप से किसने दिया था? कोहलबर्ग ने। उसके सब पार्ट में, उसके सहायक के रूप में किसने दिया? जीन पियाजे ने। और ऑप्शन क्या मिल गया? ए व बी दोनों। तो हमें टिक किस पे करना है? ए व बी दोनों पे। अगर यहां पे ऑप्शन ये होता, यहां पे कुछ ऑप्शन और दे रखा होता, और यहां ऑप्शन दे देते स्किनर। क्या दे देते? स्किनर। अब हमें किस पे डिस्कस करना है? अब हमें किस पे टिक करना है? किसको हम राइट आंसर मानेंगे? अब हम राइट आंसर मानेंगे कोहलबर्ग को। क्लियर है? जब दोनों दे रखे हो और एक ऑप्शन में दोनों हो तो उस पर टिक करना है।
अगर अलग अलग हो तो मुख्य रूप से कोहलबर्ग ने दिया था, और अगर ऑप्शन में कोहलबर्ग नहीं हो, यहां पे ऑप्शन आ जाए थॉर्नडाइक। कौन सा ऑप्शन आ जाए? थॉर्नडाइक। अब हमें किस पे टिक करना है? अब हमें टिक करना है जीन पियाजे पे। उम्मीद करता हूं आपको इससे संबंधित ये पहला जो कंफ्यूजन है वो सॉल्व हो गया होगा। अगर दोनों ऑप्शन में हो और यहां पे एक ऑप्शन हो ए व बी दोनों, तो दोनों पे टिक करना है हमें। अगर दोनों ऑप्शन में हो और दोनों को एक साथ कंबाइन नहीं कर रखा हो तो हमें कोहलबर्ग पे टिक करना है, और अगर ऑप्शन में कोहलबर्ग नहीं हो और जीन पियाजे हो तो हमें किस पे टिक करना है? जीन पियाजे पे टिक करना है। क्लियर है? पहला एक कंफ्यूजन हमारे स्टार्ट होता है इसका किससे? इसकी थ्योरी से संबंधित। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1927 को हुआ था। इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1987 को हुई थी, और मुख्य रूप से ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे ये। इनकी मृत्यु के बारे में एक बड़ी अच्छी सस्पेंस है इनके मृत्यु के बारे में। क्या सस्पेंस है? कि मनोवैज्ञानिक होते हुए भी इन्होंने आत्महत्या की थी। क्या की थी? आत्महत्या। जनरली जो लोग आत्महत्या को दूर कैसे करना है, हमें डिप्रेशन से कैसे निकलना है, उसके बारे में अगर कोई गाइड कर रहा है और ये पता चले कि वही सुसाइड कर लिया, तो हमारे लिए एक संदेह की स्थिति हो जाएगी, हमारे लिए एक रहस्य की स्थिति हो जाएगी। हुआ क्या था कि 1971 में ये बेजिंग यूनिवर्सिटी में अपना रिसर्च का काम कर रहे थे, और रिसर्च का काम करते करते थोड़े दिनों बाद में इनको पेट का दर्द होने लग गया। क्या दर्द होने लग गया? पेट दर्द होने लग गया, और उस दर्द से इतना ज़्यादा परेशान रहते थे कि जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। ये काफ़ी दिनों तक अपने रिसर्च के काम को छोड़ दिया इन्होंने, और घर पे ही अस्वस्थ रहे। थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे जब इनका ये पेट का दर्द ठीक होने लगा तो ये वापस से अपने रिसर्च के काम में लग गए। वापस से इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि एक दिन ये लगभग 1987 में ये एक जगह पर कहीं अमेरिका से दूर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, और अचानक से पता नहीं इनके मन में क्या दिमाग आया। जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे वो, और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में उन्होंने अपना पर्स निकाला, अपने कॉन्टैक्ट नंबर निकाले, और उन्होंने अपनी गाड़ी में लॉक कर दिया उसको, पर्स को, और अपने आइडेंटिटी कार्ड को गाड़ी में छोड़ दिया। और वो वहां से उस समय उस गाड़ी को छोड़ करके और वो वहां से चल दिए। उन्होंने फ्लाइट नहीं पकड़ी और वो चल दिए, चले गए वो वहां से, और पता नहीं कहां पे वो गए। लगभग 15 से 20 दिन बाद में उनकी डेड बॉडी प्राप्त हुई। उनकी डेड बॉडी मिली पुलिस को। तब पुलिस ने ये जानकारी प्राप्त की, ये साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया। बाद में पोस्टमार्टम से पता चला कि ये किसी एक पार्क में जाकर के और इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इनकी जो मृत्यु होती है वो मुख्य रूप से आत्महत्या के कारण हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन आएगा, मैं सिर्फ आपको लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में एक दिलचस्प कहानी, एक किस्सा बताया हूं कि जो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक है वो दूसरे व्यक्ति को परामर्श देता है अपने डिप्रेशन से निकलने का, क्या वह व्यक्ति भी आत्महत्या कर सकता है?
हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? तो इनकी जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 25 अक्टूबर 1927 को, और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 12 जनवरी 1987 को। क्लियर है? सॉरी 19 जनवरी 1987 को इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख 2 पुस्तकें रही हैं, प्रमुख पुस्तकें। पहली पुस्तक का नाम था ऐसे ऑन मोरल डेवलपमेंट। ऐसे ऑन मोरल डेवलपमेंट, इसका वॉल्यूम 1 भी आया है और इसका वॉल्यूम 2 भी आया है। दोनों खंड आए इसके ऐसे ऑन मोरल डेवलपमेंट। और इनकी जो दूसरी पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इनकी दूसरी पुस्तक का क्या नाम था? द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। क्लियर है? 2 इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। इन्होंने बालक के नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने बालक की नैतिकता का जो आधार बताया था, नैतिकता का आधार तर्क शक्ति को बताया था। नैतिकता का आधार किसको बताया? तर्क शक्ति को बताया था इन्होंने। कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा लॉजिकल रूप से, जितना ज्यादा लॉजिक लगाएगा, जितना ज्यादा तार्किक रूप से मजबूत होएगा, बालक का नैतिक विकास भी उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही तेज होगा, उतना ही जल्द होगा। और नैतिकता का आधार किसको बताया इन्होंने? तर्क शक्ति को बताया। और तर्क शक्ति को परखने के लिए, किसको? तर्क शक्ति को परखने के लिए, जांचने के लिए, मापन के लिए। ऐसे समझिए इसको कि परखना ये शुद्ध हिंदी वर्ड है, बट हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि तर्क शक्ति के मापन के लिए या तर्क शक्ति को पहचानने के लिए इन्होंने एक पद्धति का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? एक पद्धति का प्रयोग किया, और उस पद्धति को हम बोलते हैं कश्मकश की स्थिति। कश्मकश की स्थिति। इसका इंग्लिश में एक टर्म है, उस इंग्लिश टर्म का नाम है हैनिज डेलिमा। हैनिज डेलिमा। हैनिज डेलिमा ये वर्ड का नाम है, या इसको हम बोलते हैं हिंदी में हिज द्वंद। हिज द्वंद। देखो, कोहलबर्ग ने बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिकता का आधार किसको बताया? तर्क शक्ति को बताया। तर्क शक्ति को परखने के लिए एक पद्धति का प्रतिपादन किया। तर्क शक्ति को जानने के लिए एक पद्धति का प्रतिपादन किया। उस पद्धति का क्या नाम था? कश्मकश की स्थिति, या हैनिज डेलिमा, या हिज द्वंद। अब होता क्या है? ये जनरली होता है ये जिसमें द्वंद हो कि ये करूं या ये करूं, या कौन सा करूं मैं। हमारे सामने आगे कुआं पीछे खाई, ये वाली स्थिति है। इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? कश्मकश की स्थिति, हैनिज डेलिमा या हिज द्वंद बोलेंगे हम इसको।
कि आगे कुआं है, पीछे खाई है, मैं अब करूं तो क्या करूं, और मुझे रास्ता क्रॉस करना है। अगर मैं आगे जाता हूं तो कुएं में गिरूंगा, और अगर मैं पीछे जाता हूं तो गहरी खाई में गिरूंगा। तो इस तर्क शक्ति को परखने के लिए क्या बताया इन्होंने, कश्मकश की स्थिति को बताया, जिसका नाम क्या दिया है, निज डेलिमा या हिज द्वंद। यहां तक क्लियर है। अब इस तर्क शक्ति को परखने के लिए जो हिज द्वंद नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया, इस हिज द्वंद या इस कश्मकश की स्थिति का निराकरण उन्होंने 3 स्थितियों में बताया, या 3 आधारों पर इस कश्मकश की स्थिति का हम लोग निराकरण कर सकते हैं। हम लोग इसकी काफी सारी बेहतरीन कहानियां रही हैं, लगभग इन्होंने 30 कहानियां लिखी थी। उन 30 कहानियों में से एक कहानी है जिस कहानी के आधार पर इन्होंने अपनी पूरा सिद्धांत दिया था। पहले हम इसकी अवस्थाओं को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, और प्रत्येक अवस्था में उस कहानी का एक एक कॉन्सेप्ट उठा के हम लोग उसके हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तब हमें समझ में आ जाएगा कि बालक के नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं में कौन सी अवस्था किस प्रकार का निर्णय लेने के लिए हमें बाध्य करती है, या किस अवस्था के अनुसार हमें क्या निर्णय लेना होगा। क्लियर है। तो इन्होंने कश्मकश की स्थिति या हिज द्वंद को दूर करने के लिए, हिज द्वंद को दूर करने के लिए नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई, नैतिक विकास की, नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं बताई बेटा इन्होंने, नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई। पहली जो अवस्था थी वो थी प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसको हम बोलते हैं पूर्व रूढ़िगत चिंतन। पूर्व रूढ़िगत चिंतन। दूसरी इन्होंने बताई कन्वेंशनल लेवल। दूसरी कौन सी बताई इन्होंने, इन्होंने बताई कन्वेंशनल लेवल, जिसको हम बोलते हैं रूढ़िगत चिंतन। और तीसरी इन्होंने बताई पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसको हम बोलते हैं रूढ़िगत चिंतन से ऊपर का चिंतन। रूढ़िगत चिंतन से ऊपर का चिंतन। कोहलबर्ग ने बालक की नैतिकता का आधार तर्क शक्ति को बताया। तर्क शक्ति को परखने के लिए कश्मकश की स्थिति या हिज द्वंद की स्थिति बताई। हिज द्वंद स्थिति का प्रतिपादन किया, हिज द्वंद पद्धति का प्रतिपादन किया। हिज द्वंद को दूर करने के लिए बालक के नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई। प्री कन्वेंशनल लेवल पूर्व रूढ़िगत चिंतन, कन्वेंशनल लेवल रूढ़िगत चिंतन, और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल रूढ़िगत चिंतन से ऊपर उठकर चिंतन। क्लियर है। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल से। बालक के नैतिक विकास की 3 मुख्य अवस्थाएं बताई और प्रत्येक अवस्था के 2 उपचरण बताए। क्या बताए? 2 उपचरण या 2 सब स्टेज बताई, उप अवस्थाएं। पूर्व रूढ़िगत चिंतन का सिंपल सा मतलब है कि जो भी हमें समाज में होता है, जो भी हमारी सोच है,
वो पूरी की पूरी जो सोच है वो डिपेंड करती है बाहरी तत्वों पर। किस पर? बाहरी तत्वों पर। बाहरी तत्वों के आधार पर हमारी नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। बाहरी तत्व क्या क्या हो सकते हैं? प्राचीन काल के दूसरे लोगों के कहे हुए तथ्य, जैसे यह एक हमारा समाज है और इस समाज से बाहर जो चीजें, जो दूसरा व्यक्ति हमें गाइड करता है, जो दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में कुछ धारणाएं बनाता है, उसको हम बोलते हैं पूर्व रूढ़िगत चिंतन। जो दूसरे व्यक्तियों द्वारा, बाहरी व्यक्तियों द्वारा बनाए गए कुछ समाज के नियम हैं, उन नियमों के आधार पर बालक की नैतिक अवस्थाओं का निर्धारण किया जाता है। बाहरी तत्वों की दो उप अवस्थाएं कौन कौन सी होंगी? पहली अवस्था होती है आज्ञा व दंड की अवस्था। आज्ञा व दंड की अवस्था। आज्ञा व दंड की अवस्था। देखो, नाम से अगर हम लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो हमें क्लियर हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूर्व निर्धारित आज्ञा का पालन करना है। अगर उस व्यक्ति ने उस आज्ञा का पालन नहीं किया तो उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि समाज के बनाए गए जो नियम हैं, समाज के नियमों को मानने के लिए क्या है? व्यक्ति बाध्य है। समाज के नियमों को मानने के लिए बाध्यता। यदि व्यक्ति समाज के नियमों को मानेगा नहीं और इस बाध्यता को तोड़ेगा या इस बाध्यता को मानने के लिए मना करेगा, तो बाध्यता को तोड़ने के कारण व्यक्ति को क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। क्लियर है? समाज का नियम बनाया हुआ है, चोरी करना पाप है। बनाया है, क्लियर है? चोरी करना क्या है? पाप है। अगर हम लोग चोरी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। हमें कानून दंड देगा। ये बनाए हुए ना नियम, ये निर्धारणता, ये नैतिकता की निर्धारणता किससे हो रही है? बाहरी तत्वों से हो रही है। अब हमें ये नहीं पता है कि उस व्यक्ति ने चोरी क्यों की। हो सकता है उस व्यक्ति ने चोरी जानबूझकर ना की हो, परंतु यहां पे इस तरह का बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता। नैतिकता यहां पर इस तरह की बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहां केवल और केवल नैतिकता कौन सी आएगी? बाहरी तत्वों के आधार पर नैतिकता आएगी। तो पहली अवस्था कौन सी हो गई इसकी? आज्ञा व दंड की अवस्था, जिसमें समाज के नियमों को मानने की बाध्यता होती है और यदि समाज के नियम मानेंगे नहीं, समाज के नियमों को तोड़ा जाएगा, तो व्यक्ति को क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। इसलिए इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? आज्ञा व दंड की अवस्था। क्लियर है? इसकी जो दूसरी अवस्था होती है, दूसरी अवस्था को हम बोलते हैं अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था या एक दूसरे के हित साधने की अवस्था। एक दूसरे के हित साधने की अवस्था। हित साधने की अवस्था या व्यक्ति केंद्रित अवस्था या व्यक्ति केंद्रित अवस्था। या व्यक्ति केंद्रित अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है? हमारी
अहंकार की अवस्था। ये जो अहंकार हम जनरल रूप से प्रयुक्त कर रहे हैं, इस अहंकार को नहीं समझना है यहां पे। ये जो जनरल रूप से हम कहते हैं ना ईगो, ये ईगो नहीं है। यहां कथन के अनुसार इस अहंकार का अर्थ अलग है। क्लियर है? तो हमें ईगो वाला अहंकार नहीं है। अहंकार की अवस्था या एक दूसरे के हित साधने की अवस्था या व्यक्ति केंद्रित अवस्था इसकी दूसरी सब अवस्था है। यह अवस्था कहती क्या है? यह अवस्था मुख्य रूप से व्यक्ति केंद्रित होती है। किस पर केंद्रित होती है? व्यक्ति केंद्रित होती है। और इस अवस्था का एक नैतिक सिद्धांत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा बोना, जैसी बुआई करना, ऐसे लिख लो इसको, जैसी बुआई करना वैसा काटना। या इसको दूसरे रूप में हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। या जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। बहुत सिंपल रूप से समझा रहा हूं मैं आपको। बहुत ज्यादा हम बुक वाली लैंग्वेज में अगर हम लोग पढ़ गए तो हमें ये कोहल वर्ग बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हमें बहुत सिंपल रूप से समझना है इसको, ज्यादा इतना टफ नहीं है। ये गाइडों ने टफ बना रखा है इसको, बट ये टफ नहीं है, बहुत इजी है कोहल वर्ग। बहुत इतना सिंपल है कि जब आप लास्ट में कहानी सुनोगे तो आपको कोहल वर्ग के नैतिक विकास की सिद्धांत की तीनों अवस्थाएं क्लियर हो जाएंगी। तो दूसरी अवस्था कौन सी है हमारी? अहंकार की अवस्था, एक दूसरे के हित साधने की अवस्था या व्यक्ति केंद्रित अवस्था। ये हमें कहती क्या है कि जैसी बुआई करोगे वैसा ही काटोगे, जैसा हम बीज डालेंगे वैसा ही फल उगेगा। हमने कांटे का बीज डाला है तो क्या उसके सेब लगेंगे? नहीं लगेंगे ना भाई। हमने बोया ही कांटा है तो क्या उगेगा? कांटा ही उगेगा। पेड़ उसको अलग दिखेगा परंतु फल कैसे आएंगे? उसके कांटे वाले आएंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने वो कुछ अलग दिया और हो कुछ अलग रहा है। नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे को तैसा। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ अच्छा करेंगे तो हम कहते ना कि ऊपर बैठा भगवान देख रहा है। हम नहीं कर रहे नैतिकता का निर्धारण, कौन कर रहा है? बाहरी तत्व। हम नहीं कर रहे नैतिकता का निर्धारण। नैतिकता का निर्धारण कौन कर रहा है? बाहरी तत्व। बाहर के समाज से बाहर के जो तत्व हैं वो नैतिकता का निर्धारण कर रहे हैं। मैंने बताया ना, ऊपर बैठा भगवान देख रहा है, तो भगवान कौन है? बाहरी तत्व है ना, है या नहीं है? हालांकि ऐसा कहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में निवास करता है, दिखाई थोड़ी देता है, नहीं देता है ना। हमने भगवान माना है, एक परम तत्व माना है, जिसको लेकर एक परम आदर्श माना है, जिसको लेकर के हम लोग उसके आधार पे हम लोग कुछ अच्छा करने की सोचते हैं। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इश्यू है कि भगवान होता है या नहीं होता है, हमें उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। कई व्यक्ति मानते हैं भगवान होता है, कई व्यक्ति मानते हैं नहीं होता है, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम किसी आदर्श के लिए, हम किसी को आदर्श मान करके उसकी पूजा प्रार्थना करते हैं तो वह हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है। इसलिए उस सकारात्मक ऊर्जा का जो नाम है वो भगवान है, ऐसा समझना है हमें। तो दूसरा कौन सा तत्व हो गया हमारा? अहंकार की अवस्था या एक दूसरे के हित साधने की अवस्था। व्यक्ति वैसा ही काम करेगा, जैसा व्यक्ति काम करेगा उसको फल भी वैसा ही मिलेगा। या जनरली हम लोग टेलीविज़न देखते हैं, टेलीविज़न पे एक ऐड आता रहता है, अगर किसी ने देखा हो दूरदर्शन पे। हालांकि हम लोग दूरदर्शन तो देखना बहुत दूर की बात है, हम लोग जनरली बात करते हैं स्टार प्लस या आज तक की। उस पे एक ऐड आता है, एक छोटी सी गुड़िया अपने पापा के साथ अपनी कार में बैठकर जा रही होती है, और कार में बैठ कर के जब वो जाती है
तो उसको एक चौराहे पर एक वृद्ध व्यक्ति का एक्सीडेंट दिखाई देता है और काफी सारे लोग उसके सामने इकट्ठे होते हैं। तो वह व्यक्ति जो उस गुड़िया का पापा है वो अपनी कार को एक बार देखा कि भीड़ लग रही है और उसको साइड में से निकाल करके और ले गया। उस गुड़िया ने थोड़ा आगे जाने के बाद अपने पापा से पूछा कि पापा वो भीड़ क्यों लग रही थी, तो पापा ने बताया कि वहां कोई एक्सीडेंट हो गया। तो उस गुड़िया ने एक अच्छा आंसर दिया। उस गुड़िया ने उसको एक कथन कहा, अपने पापा को एक बात बोली कि पापा आज वह व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, कल से कोई ऐसा दिन ना आए कि आप भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाओ और आपकी भी कोई सेवा ना करे, आपकी भी कोई हेल्प ना करे, तो आपके ऊपर क्या बीतेगा। इसका मतलब अगर आप उसकी सेवा कर रहे हो, आपने उसको बचाया है, तो कोई ना कोई आपको जरूर बचाएगा, कोई ना कोई जरूर आपकी हेल्प करेगा। क्लियर है ना। तो एक दूसरे के हित साधने की अवस्था यही होती है। तो रूढ़िगत जो चिंतन है, पूर्व रूढ़िगत चिंतन में जो हमारी नैतिकता है, उस नैतिकता का निर्धारण बाहरी तत्वों के आधार पर किया जाता है। बाहरी तत्वों के अनुसार सही एवं गलत क्या है उसके आधार पर किया जाता है। क्लियर है। दूसरी हमारी स्टेज आती है कन्वेंशनल लेवल। पहली इस अवस्था मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। दूसरी हमारी कौन सी आती है? दूसरी हमारी आती है कन्वेंशनल लेवल, जिसको हम बोलते हैं रूढ़िगत चिंतन। क्लियर है। देखो, रूढ़िगत चिंतन की जो नैतिकता होती है, उस नैतिकता का निर्धारण करते हैं माता पिता या पूर्वजों द्वारा बनाए गए नियम। पूर्वजों द्वारा बनाए गए नियम। और उसका निर्धारण कौन कर रहा था? बाहरी तत्व कर रहे थे। एक्सटर्नल जो हमारी कड़ियां हैं वो उसका निर्धारण कर रही थी, और रूढ़िगत चिंतन का निर्धारण कौन कर रहा है? माता पिता या पूर्वजों द्वारा बनाए गए नियम। इसकी भी मुख्य रूप से दो अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? दो अवस्थाएं इसकी। जो पहली अवस्था है वो है प्रशंसा की अवस्था। कौन सा है? प्रशंसा की अवस्था। पहली जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? प्रशंसा की अवस्था। पहली वाली जो अवस्था है वो कौन सी है? प्रशंसा की अवस्था। दूसरी जो अवस्था है इसमें, दूसरी सब अवस्था है इसकी सामाजिक व्यवस्था के प्रति, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। पहली कौन सी है? प्रशंसा की अवस्था। दूसरी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। मैंने तुम्हें यह बताया कि इसकी नैतिकता का निर्धारण कौन करेगा? माता पिता या पूर्वजों द्वारा बनाए गए नियम। तो प्रशंसा की अवस्था क्या कहती है कि यदि आप अच्छा काम करोगे, यदि आप अच्छा करोगे तो आपको माता पिता क्या बोलेंगे? अच्छा बोलेंगे। यदि आप बुरा करोगे तो माता पिता आपको किसकी संज्ञा देंगे? बुरे की संज्ञा देंगे। तो जैसे अच्छा लड़का, बुरी लड़की, ये जो इस तरह के शब्द हम सुनते हैं, जो इस तरह की शब्दावली हम सुनते हैं, उस शब्दावली का मतलब है प्रशंसा की अवस्था। ये किसके द्वारा निर्धारित हो रहा है? ये हो रहा है माता पिता या पूर्वजों के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर। अगर बच्चे ने कुछ, जैसे कोई बाहर से मेहमान आया, बाहर से मेहमान आते ही छोटे बच्चे ने उसके पांव छुए,
तो छोटे बच्चे ने जैसे ही पाँव छुए तो मेहमान क्या बोलता है कि आपका लड़का तो बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। और एक व्यक्ति जो उसके पांव नहीं छूता है तो क्या बोलेंगे कि आपके माता पिता ने आपको संस्कार नहीं सिखाए क्या, कि बड़ों को प्रणाम कैसे करते हैं। और ये डिपेंड और ये वेरी करता है किस पे, माता पिता या पूर्वजों के द्वारा बनाए गए नियमों पे। हो सकता है एक समाज के नियम ये कहते हो कि बाहर से कोई व्यक्ति आया है, उस व्यक्ति को जब हम प्रणाम करेंगे तो हमें अच्छे की पहचान मिलेगी, एक समाज सिखाता है। दूसरा समाज क्या सिखाता है कि आप प्रणाम कितना ही कर लो, जब तक आप उसको हाथ नहीं मिलाओगे तब तक आप अच्छे नहीं माने जाओगे, जब तक आप उसको हग नहीं करोगे तब तक वो आपका वेलकम स्वीकार नहीं करेगा। यहां तक कि हमारे भारत में तो बड़ी अच्छी अच्छी प्रथाएं, एक आदिवासी समाज है, उस समाज में अगर आप लोग चले गए तो वहां अभिवादन का जो तरीका देखोगे तो आपको ताज्जुब होगा। जैसे ही आप वहां पे गए और वो अभिवादन कैसे करते हैं, जैसे ही कोई नया मेहमान उसके घर पे आता है वो एक दूसरे के मुंह पर थूकते हैं, और जब तक थूक मुंह पे नहीं गिरता तब तक वो अभिवादन स्वीकार नहीं करते। तो इस नियम या इस जो चिंतन, मोरल डेवलपमेंट की जो स्टेज है, इसका निर्धारण किससे हो रहा है, माता पिता या पूर्वजों के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर। क्लियर है। और ये एक समाज से, एक माता पिता से दूसरे माता पिता में स्थानांतरित होता है, और एक माता पिता द्वारा ये नियम बना दिए गए। जरूरी नहीं है कि यही चलेंगे, हो सकता है वो चेंज भी हो जाए, हो सकता है वो चलते भी रहें। तो इसको हम कौन सा बोलेंगे, रूढ़िगत चिंतन की पहली अवस्था। क्लियर है। दूसरी अवस्था आती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, उन रूल्स रेगुलेशन के प्रति हमें रेस्पेक्ट करना है। भले वो नियम कानून कैसे भी बने हुए हों, परंतु हमें रेस्पेक्ट करनी है उनकी, वो हमारे लिए अच्छे हो या हमारे लिए बुरे हो। कई व्यक्ति, हम जैसे हमारे राजस्थान में अगर हम एक दूसरे के ऊपर थूकेंगे तो क्या हम उसको स्वीकार करेंगे, क्या हम उसके प्रति सम्मान रखेंगे, नहीं रखेंगे। परंतु वो समाज उसी व्यवस्था के प्रति सम्मान रखता है और वो व्यवस्था चली हुई आ रही है। जब तक एक दूसरे के ऊपर थूकेंगे नहीं तब तक वो उस चीज को मानेंगे नहीं कि उनका अभिवादन स्वीकार हो गया। तो हमें भी उसी को क्या करना है, उसी व्यवस्था का हमें रेस्पेक्ट करना है। क्लियर है। तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। जो तीसरी हमारी अवस्था आती है नैतिक विकास की, तीसरी अवस्था है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तीसरी अवस्था कौन सी है हमारी, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसको हम बोलते हैं रूढ़िगत चिंतन से ऊपर उठकर चिंतन। रूढ़िगत चिंतन से ऊपर उठकर चिंतन। इस पोस्ट कन्वेंशनल लेवल को भी दो भागों में बांटा गया है, और इसमें जो नैतिकता का निर्धारण होता है, एक सिंपल सी बात हमें समझनी है कि जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, इसमें नैतिकता का निर्धारण स्वयं के विवेक के आधार पर होता है। स्वयं के विवेक के आधार पर, स्वयं के विवेक के आधार पर। प्री कन्वेंशनल जो लेवल था उसमें नैतिकता का निर्धारण बाहरी तत्वों के आधार पर किया जा रहा था। कन्वेंशनल लेवल में माता पिता या पूर्वजों के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर, और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में स्वयं के विवेक के आधार पर बनाए गए नियमों के आधार पर होते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रूढ़िगत चिंतन से ऊपर उठकर चिंतन। इसकी भी दो मुख्य अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है इसकी सामाजिक समझौते की अवस्था। पहली कौन सी होती है, सामाजिक समझौते की अवस्था।
सामाजिक समझौते की अवस्था का सिंपल सा मतलब यह है कि व्यक्ति यह सोचने लग जाता है कि जो हमारे बाहरी तत्वों ने, जो हमारे माता पिता ने नियम बना दिए, वो समाज के लिए कितना सही है कितना गलत है, कितना सही कितना गलत, कितना सही है कितना गलत है। अगर वो सही है तो हमें और भी सही कैसे करना है, उससे बेटर कैसे करना है, क्योंकि चिंतन कौन सा है हमारा, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। अगर हम उसी चीज को फॉलो करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, कन्वेंशनल लेवल हो जाएगा। हमारा यहां पे क्या है, रूढ़िगत चिंतन से ऊपर उठकर चिंतन। तो व्यक्ति क्या सोचता है कि जो पूर्व में बनाए गए नियम हैं वो कितने सही हैं कितने गलत हैं। व्यक्ति ये सोचने लग जाता है अगर सही है तो उसको और बेटर कैसे किया जा सकता है, और गलत है तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे, सामाजिक समझौते की अवस्था। और इसकी लास्ट अवस्था आती है विवेक की अवस्था। क्या आती है, विवेक की अवस्था। विवेक की अवस्था में व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज सुनता है। किसकी, अंतर आत्मा की आवाज सुनकर निष्कर्ष निकालता है। अंतर आत्मा की आवाज सुनकर निर्णय लेना। क्लियर है। तो दूसरी अवस्था कौन सी हो गई, विवेक की अवस्था। इसमें अंतर आत्मा की आवाज को सुनकर के निर्णय लिया जाता है। तो बालक के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हो गई, 3 अवस्थाएं, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और प्रत्येक अवस्था के 2-2 सब पार्ट। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो कोहलबर्ग की 30 कहानियों में से एक सिलेक्टेड कहानी है, और उस कहानी के आधार पर ही इस नैतिकता के विकास की या नैतिक विकास की अवस्थाओं का निर्धारण किया गया है। कहानी क्या है, यूरोप में एक हैरिसन नाम का लड़का रहता है। कौन रहता है, हैरिसन नाम का एक लड़का है जो यूरोप में निवास करता है। हैरिसन नाम के लड़के की उम्र लगभग 30 साल है। कितनी है, 30 साल है। वह व्यक्ति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। वह व्यक्ति सुबह उठ करके दैनिक कामों से निवृत्त होकर के और कंपनी पहुंचता है। उसका पूरे महीने का यही शेड्यूल होता है। उसकी पत्नी उसको टाइम पे खाना बना के दे देती है। खाने का टिफिन उठा करके वो अपनी कंपनी पहुंचता है, दिन भर काम करता है। शाम को पत्नी के साथ आकर के जो उसका दैनिक काम है वो पत्नी के साथ करता है। फिर दूसरे दिन सुबह उठ करके वो ऑफिस चला जाता है। उसका शेड्यूल चलता है इस प्रकार से, लगभग वो इस प्रकार से उसका पूरा शेड्यूल निर्धारित है और पूरा उसका शेड्यूल चल रहा है। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही हैरिसन अपने ऑफिस जाने लगे और उनकी पत्नी को भयंकर बुखार आ गया। क्या हो गया, उसकी पत्नी को बुखार आ गया। वह हैरिसन नाम का व्यक्ति अपने ऑफिस में फोन करता है और ये बोलता है कि मेरी पत्नी को आज बुखार आ गया, इसलिए मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकता, मेरे को आज की छुट्टी चाहिए। ऑफिस वाले उसको छुट्टी दे देते हैं। हैरिसन व्यक्ति अपनी पत्नी को, उसको तेज बुखार आ रहा था तो दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर के पहुंचता है। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया। चेकअप करने के बाद में डॉक्टरों ने यह बताया कि आपकी जो पत्नी है उस पत्नी को एक भयंकर बीमारी है और इस बीमारी का इलाज एक प्रकार की दवा मिलती है, उस दवा से ही हो सकता है। तो हैरिसन बोला जी अच्छी बात है, दवा है तो सही। बिल्कुल बोला दवा है, तो आप मुझे वो दवाई लिख के दे दो, मैं वो दवाई ले आता हूं। हैरिसन को वो दवाई लिखी और हैरिसन उस बाजार में पहुंचा जहां पे दवाइयां मिलती थी।
परंतु उस दिन से पता नहीं बाजार में कुछ इस तरह की घटना घटित हो गई कि बाजार की लगभग 70% दुकानें बंद थी। 70% दुकानें क्या थी? बंद थी। वह व्यक्ति जो खुली हुई दुकानें थी उन दुकानों पर उस दवाई के बारे में पूछता है, परंतु उन सभी ने उस दवा के बारे में मना कर दिया कि हमारे पास ये दवा नहीं है। वह हैरिसन नाम का व्यक्ति परेशान हो गया कि ये दवाई मिलेगी कहाँ। तो अब हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं। जब रात को, जो जनरली मेरी बात को सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं, जब रात को 8 बजे बाद राजस्थान सरकार ने एक नियम निकाल रखा है कि 8 बजे बाद जब दवाइयों की दुकान बंद हो जाती है, कौन सी दवाइयों वाली? ढोला मारू वाली। समझ गए होगे ना, ढोला मारू वाली। जब ढोला मारू का मतलब है कि जब 8 बजे बाद शराब की दुकानें बंद हो जाती हैं तो हमें जो लेने वाले हैं उनको ये पता है कि 8 बजे बाद भी अगर दवाई की दुकान बंद हो गई तो कहीं ना कहीं एक दुकान और है जहां मिलेगी। या बाई चांस हमें बीड़ी सिगरेट पीना है और उसकी दुकान बंद हो गई तो हमें ये पता होता है कि गांव के फलाने व्यक्ति के पास बीड़ी सिगरेट जरूर मिलती है। तो उस व्यक्ति को सब दुकानें बंद थी, जो दुकानें खुली हुई थी उन दुकानों पर वो दवाई मिली नहीं। तो किसी एक व्यक्ति ने ये बताया कि जो आप दवा मांग रहे हो ये दवा एक फलाने व्यक्ति के पास मिलती है, आप उस व्यक्ति के पास चले जाओ, वह व्यक्ति आपको ये दवाई दे देगा। हैरिसन खुश हुआ, अच्छी बात है, बोला जी कम से कम मिल तो गई। हैरिसन भागा भागा उस व्यक्ति के पास पहुंचता है और उस व्यक्ति को दवाई के बारे में बोलता है कि मेरी पत्नी बीमार है, मुझे ये दवाई चाहिए। तो वह व्यक्ति बोला जी हाँ बिल्कुल मेरे पास दवाई है, मैं ये दवाई आपको दे दूंगा। बोला जी ठीक है देओ। तो उस दवाई के ऊपर अंकित मूल्य था 100 रुपए। कितना था? 100 रुपए अंकित मूल्य था उस पे। और जब हम ब्लैक में कुछ चीजें लेते हैं जो हमें सिंपल वे से कुछ चीज मिलती नहीं है, और जब हम दूसरे वे से उस चीज को लेने की कोशिश करते हैं तो ये हमें कंफर्म पता है कि उस चीज के डबल देने पड़ते हैं हमें। 100 रुपए का एमआरपी और उस व्यक्ति ने वह एमआरपी कितने की कर रखी? 200 रुपए की कर रखी। हैरिसन नाम का जो व्यक्ति था उस व्यक्ति के पास 150 रुपए थे। कितने की दवाई? 100 रुपए की दवाई। मूल्य कितना कर रखा? 200 रुपए। और हैं कितने? 150 रुपए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, कश्मकश की स्थिति, हिज द्वंद है निज डेलीमा, ये आ गई। कश्मकश की स्थिति हो गई। उस दवाई का मूल्य 100 रुपए है, कितने अंकित कर रखे हैं? 200 रुपए। है कितने? 150 रुपए। हो गई ना कश्मकश की स्थिति। कंफ्यूजन हो गई कि यार मेरे पास तो 150 रुपए ही है, 100 रुपए की दवाई है और 200 रुपए में दे रहा है, परंतु मेरे पास हैं कितने? 150 रुपए। तो वह व्यक्ति, हैरिसन नाम का व्यक्ति रिक्वेस्ट करता है। अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट की, बोला जी मेरी पत्नी बीमार है और कृपया करके आप मुझे 150 रुपए में दे दो। बोला जी नहीं। सत्यवादी इंसान था, चोरी भी करता था तो सत्यवादी तरीके से करता था। बोला जी मेरा नियम है 100 रुपए की चीज मैं तो 200 में ही दूंगा। बोला जी मेरी घड़ी ले लो। बोला जी नहीं, मुझे तो पैसे चाहिए। बोले आप घड़ी को बेच देना। बोला जी मैं नहीं बेचूंगा, आप बेचाओ। बोले आप किसी भी, उस हैरिसन नाम के व्यक्ति ने उससे रिक्वेस्ट की दुकानदार से कि आप मुझे ये दवाई दे दो। बोला जी नहीं। बोले आप दवाई दे दो, मेरी पत्नी मरने वाली है। बोला डेली मेरे पास ऐसे ही आते हैं, कभी उसकी पत्नी मरती है, कभी भाई मरता है, कभी बहन मरती है। मैंने जो नियम लगा रखा है, मुझे तो ये दवाई 200 रुपए की देनी है। अचरज में पड़ गया। दोस्तों को फोन किया तो आपको पता है कि मुसीबत के समय कोई भी दोस्त काम नहीं आता है। मुसीबत थी
कोई दोस्त काम नहीं आया, सबने मना कर दिया। बोला जी हमारे पास तो नहीं है। दोबारा रिक्वेस्ट की, नहीं माना, बैठ गया चुपचाप। बोला जी ठीक है। नहीं, अब जब हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा है तो हम क्या करेंगे? लास्ट में चुपचाप बैठ जाते हैं। हैरिसन नाम का व्यक्ति भी चुपचाप बैठ गया, सोचने लगा कि यार 100 रुपए की चीज को ये 200 रुपए में दे रहा है और किसी की मजबूरी भी नहीं समझ रहा है, फिर भी समाज कुछ नहीं कर रहा। देखो, अगर आप इस कहानी को अप्लाई करोगे अपने दैनिक जीवन पर तो आपको नैतिक विकास की तीनों अवस्थाएं समझ में आ जाएंगी। वह व्यक्ति क्या सोचने लग गया कि जो बनाए गए नियम है क्या समाज के लिए सही है, सही है या गलत है? 100 रुपए की चीज कितने में दे रहा है? 200 रुपए में दे रहा है। पहली बात तो ये सही नहीं है, जो MRP है उससे भी ज्यादा दे रहा है और किसी की मजबूरी भी नहीं समझ रहा, गलती कर रहा है। बैठा रहा थोड़ी देर, उसके मन में एक विचार आया। कौन सा विचार आता है अब हमारे मन में? हमारे मन में विचार आता है, आप हैरिसन की जगह खुद को अप्लाई करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। हमारे मन में इस तरह का विचार आया या हैरिसन के मन में इस तरह का विचार आया कि मैं थोड़ा सा वेट करता हूं, हो सकता है ये चला जाए दुकानदार, और दुकानदार जब चला जाएगा तो पीछे से इसका ताला तोड़ करके और मैं इस दवाई को प्राप्त करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी पत्नी को बचाना है। वह व्यक्ति दुकानदार थोड़े समय बाद दुकान को बंद किया और अपने घर लौट गया। हैरिसन नाम के व्यक्ति ने उस दुकान का ताला तोड़ा, उस दवाई को प्राप्त किया और डॉक्टर को ले जाकर के दे दिया, और पीछे से तुरंत पुलिस आ गई और हैरिसन को पकड़ करके और कहां डाल दी? जेल में डाल दी। यही पूरी कहानी है। इस कहानी के आधार पर उसने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बता दी। अब इस पूरी कहानी को हम लोग कहां अप्लाई करते हैं? उन अवस्थाओं में अप्लाई करते हैं। तो पहली हमारी अवस्था थी रूढ़िगत पूर्व चिंतन। पूर्व रूढ़िगत जो चिंतन है वो थी, उसमें पहला सब स्टेज कौन सा था? आज्ञा व दंड की अवस्था। उस पत्नी को लेकर के गया हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि समाज ने, बाहरी तत्वों ने नियम बना रखे हैं कि आपको पत्नी बीमार हो जाए, जो 7 फेरे हम करते हैं ना, 7 जन्म का रिश्ता है, तेरे पे दिक्कत आएगी तो मैं सहायता करूंगा और मेरे पे दिक्कत आएगी तो तू सहायता करेगी। बीमार पत्नी को कहां लेके गया? अस्पताल लेके गया। उस अस्पताल में जाने के बाद में उस व्यक्ति ने दवाई लेके आया। वो व्यक्ति दवाई चोरी करके लेके आया था, तो चोरी करना क्या है? पाप है। तो चोरी करने पे हमें क्या मिला? दंड मिला। उस पत्नी की सहायता इसलिए की कि आज मैं बीमार हूं, हो सकता है आज पत्नी बीमार है, हो सकता है 2 दिन बाद मैं बीमार हो जाऊं। तो अगर आज मैंने पत्नी की सहायता नहीं की तो 2 दिन बाद पत्नी मेरी भी सहायता नहीं करेगी। कौन सी? अहंकार की अवस्था या एक दूसरे के हित साधने की अवस्था। मैं मेरी पत्नी को चोरी से, समाज थोड़ी देख रहा है, मैं तो चोरी करके ले आया और उसको दवाई दे दी और मेरी पत्नी बच गई, तो समाज मुझे क्या करेगा? प्रशंसा करेगा कि देखो कितना अच्छा पति है। दवाई ना मिलने के बाद भी इसने दवाई कहीं से ना कहीं से प्राप्त की और वो दवाई लेके आया, तो उसको समाज क्या कहेगा? अच्छा पति। हमें रेस्पेक्ट करना है जो हमारे नॉर्म्स बने हुए हैं, कि हमें ये सिखाया गया है कि हमें साधारण तरीके से उस दवाई की प्राप्ति करनी है जो हमारे पास पैसे। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। वह व्यक्ति विचार करता है कि 100 रुपए की चीज के 200 रुपए ले रहा है, मजबूरी भी नहीं समझ रहा, क्या ये इसके लिए सही है? नहीं सही है। तो लास्ट में वो क्या कर रहा है? अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन करके और चोरी कर रहा है। किसकी आवाज सुन करके? अंतरात्मा की आवाज सुन करके वो क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। परंतु चोरी करना क्या है? गलत है, दंड मिलेगा उसको। चोरी तो कर रहा है, विवेक
जब हम कंफ्यूजन की स्थिति में होते हैं, जब इस चीज को हम अप्लाई करते हैं परीक्षा में, जब हम कंफ्यूजन रहते हैं कि बे भी सही है, हमें चारों ऑप्शन सही लगते हैं, ए भी सही लगता है, बे भी सही लगता है, से भी और दे भी, फिर हम क्या करते हैं, मन ही मन सोचते हैं ना कि भगवान का नाम लेते हैं, फिर हमारे याद आ जाते हैं भैरू बाबा सारे कि बालाजी अगर ये मेरा ऑप्शन सही हो गया तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा मैं। हम हमारे मन की सुनते हैं, अंतरात्मा की आवाज सुन के ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं तो 4 पे ही टिक करूंगा और यही सही जाएगा, तुक्का लगाने वाला। हम अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं। उस व्यक्ति ने अंतरात्मा की आवाज सुनी और चोरी की। क्लियर है? तो ये पूरी कहानी हमें नैतिक विकास की तीनों अवस्थाओं को समझने में सहायक है। उम्मीद करता हूं कि आपको कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो समझ में आया होगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई व्यक्ति सीरियस होकर के इस वीडियो को देख रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर देखते होंगे। अगर आप सीरियस होकर के इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट जरूर कीजिए। जब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।